दुनिया को हमारे कल्चर के बारे में सिखा सकते हैं, उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं टूर। सो बेसिकली ना तुम ना एनिमे में ऐसी चीजें बना सकते हो जो कि लाइव एक्शन में बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि लाइव एक्शन में वो चीज तुम अचीव नहीं कर सकते। जो तुम्हारे पास क्रिएटिव फ्रीडम होती है ना एनिमे में, वो तुम्हारे पास कभी भी लाइव एक्शन में नहीं आ सकती है। चाहे तुम्हारे पास जितना भी पैसा हो, वीएफएक्स हो, पर वो लाइव एक्शन में करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और एनिमे के पास वो फ्रीडम है। सो गाइज, एज अ लिटिल इंडियन एनिमे यूट्यूबर, आज हम चेकआउट करने वाले हैं वाई इंडिया लव एनिमे। तो ये जो वीडियो है वो मुझे 2 या 3 दिन पहले रेकमेंड पे आई थी, तब मैंने इसे इग्नोर कर दिया, पर आज मुझे फिर से आई तो मैंने सोचा इसके ऊपर रिएक्ट ही कर लेते हैं। तो इसे डाला है अभी एंड न्यू ने, तो इनकी मैंने कभी भी और वीडियो चेकआउट नहीं की है। तो पहले देख लेते हैं, ये चैनल पे एनिमे से रिलेटेड वीडियो डालते हैं क्या? नहीं भाई, एनिमे से वीडियो नहीं डालते हैं। तो इनकी तरफ से ये वीडियो आई है, तो देखते हैं भाई इनका पर्सपेक्टिव कैसा है। तो पिछले कुछ टाइम से एनिमे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बंदे इससे खुश हैं और बहुत सारे बंदे इससे खुश नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ओजी एनिमे फैंस का बोलना है कि एनिमे इंडिया में अंडररेटेड ही ठीक थी। पर मैं एक बात बोलूँगा कि ये जो रायता है वो तुम ही ने फैलाया है। तुम्हें वो साल याद है जब तुम वो पिटीशन साइन किया करते थे? मैंने भी किए हैं भाई। तब बोलते थे इंडिया को एनिमे में लाओ, इंडिया क्या बोलते, एनिमे को इंडिया में लाओ, और अब भाई तुम पलट रहे हो अपनी बात से। तुम्हें पता था अगर इंडिया एनिमे में आएगी तो भाई एक अच्छी ऑडियंस भी होगी, एक बुरी भी और एक क्रिंज वाली भी, तो तुम्हें सहन तो करना पड़ेगा। तो इस वाली वीडियो को यार बिना किसी तरीके चेकआउट कर लेते हैं, लेट्स गो। तो अब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने पिछले 10 सेकंड में पता नहीं क्या कुछ बोल दिया है, तो आई एम रियली सॉरी। मैं थर्ड स्टैंडर्ड ओके, मैं भी थर्ड स्टैंडर्ड में था कभी। जब मेरी मुलाकात भगवान राम से हुई, द लेजेंड ऑफ ओके, राम के रूप में। मेरी जनरेशन के लिए भगवान राम का इससे और मैंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है। मैंने सोचा था चैनल पे रिएक्ट करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताना तुम। टीवी में देखी होगी शायद, पर इतनी याद नहीं है मुझे। स्क्रीन पर कभी आया ही नहीं। ये भारत और टीवी में आई नहीं शायद यार, ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस का एक सेलिब्रेशन था। 1992 में ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, बैन हो गई थी ना। हुई नहीं। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद और मुंबई के दंगों के बाद सरकार को चिंता थी कि रामायण पर बनी फिल्म फिर से कोई दंगे ना करवाए, तो ये फिल्म अगले 3 सालों के लिए बैन हो गई। 10 साल की तपश्चर्या के बाद एक इतनी अच्छी फिल्म देश में रिलीज ही नहीं हो पाई। तब लोगों को एनिमे इस शब्द का अर्थ ही पता नहीं था। उन्हें लगा कार्टून बोलते थे तब, यानी कार्टून, और भगवान राम का कार्टून कैसे बन सकता है? रामायण द लेजेंड। नहीं भाई, ये तो ये अच्छी मूवी है वैसे। ये जिसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए था, उसे ही हमने वनवास भेज दिया। दुनिया की सबसे सक्सेसफुल सीरीज कौन सी है? सीरीज यानी मीडिया फ्रेंचाइज, जैसे हैरी पॉटर या फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। पोकेमोन सबसे ज्यादा कमाने वाली पोकेमोन है ना शायद। उसने पिछले 30 सालों में $100 बिलियन से भी ज्यादा कमाए हैं, यानी 8,30,000 करोड़ से भी ज्यादा। ये एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसके एपिसोड्स में भी स्कूल ड्रैगन बॉल आने के बाद कार्टून नेटवर्क पर देखा करता था। चीटोस खाते खाते टैजोस कलेक्ट करता था, और अमीर बच्चों को गेम बॉय पर गेम खेलते हुए जेलस भी होता था। मैंने आज तक भाई ऐसी कोई गेम नहीं खेली। गरीब, मैं अभी भी गरीब हूँ। एक तो ऐड यार, यूट्यूब प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। आपने सही गैस किया, बात हो रही है पोकेमॉन। हाँ, मैंने सही गैस किया था, पोकेमोन। 1996 से लेकर आज तक इस सीरीज ने 122 गेम्स, 23 एनिमेटेड मूवीज और 1200 एपिसोड्स की टीवी सीरीज प्रोड्यूस। पोकेमोन लव था भाई, ओजी वाला, मजा आता था। मिकी माउस को भी पीछे छोड़ दिया, लेकिन पोकेमोन को एक कार्टून कहने की गलती मत करना। पोकेमोन इज एन एनिमे। एनिमे कन्वेंशन क्या बोलते हैं यार इन्हें, इतनी बड़ी जहाँ पे कोस्प्लेयर्स आते हैं। इतना पॉपुलर हुआ कैसे, और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आइए जान। तो इंडिया में एनिमे पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पिटीशन साइन किए थे 5-6 जीमेल बना के। तुम्हें याद होगा भाई, मैं 19 सालों में एनिमे देखना मैंने शुरू किया था। तब ये सारी चीज़ें चली हुई थी कि इंडिया में एनिमे का लाओ, इंडिया में एनिमे का लाओ, तब मैंने देखना शुरू किया था। मतलब उससे पहले किया था, पर फिर ये सारी वीडियो चली कि हिंदी डब लाओ, हिंदी डब लाओ, टीवी में लाओ, और अब बंदे बोलते हैं हिंदी डब इज क्रिंज।
हैं आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को आसान भाषा में समझाते हैं, आपको 1% स्मार्टर बनाते हैं। अगर आप भी ऐसा स्मार्ट कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो भाई, मैं ऐसे ही बंदों की वीडियो के ऊपर और रिएक्ट कर अगर देता हूँ। आप एनिमे फैन है तो आपकी फेवरेट एनिमे कौन सी है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। चैप्टर 1। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताना आपकी फेवरेट एनीमे। पर मैं अपनी बताऊं तो यार काफी मुश्किल है एक एनीमे को चूज करना, काफी सारी हैं। कई तो भाई जिनके 12 एपिसोड हैं वो भी काफी बढ़िया हैं, और दूसरी तरफ वन पीस है तो मैं तो वन पीस को ही चूज करूंगा। एनिमे है क्या? वन पीस लव है। जो न्यू मूवी आ रही है ये रामायण वाली, तो वो रीएनिमेटेड है एक तरीके से, रीमास्टर्ड वर्जन है द वो। लेजेंड ऑफ प्रिंस राम के रूप में मेरी जनरेशन के लिए भगवान राम का इससे बेटर अवतार स्क्रीन पर कभी आया ही नहीं। ये तो सच बोला। यूगो साको जापान के प्रख्यात फिल्म मेकर और स्क्रीन राइटर थे जो बचपन से ही भारत की फिलॉसफी से फैसिनेटेड थे। 1970s में वो भारत आए और उन्होंने भारत के बारे में कई सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई। भारत ओके। उन्हें भगवान राम की कथा को एनिमे फॉर्मेट में बनाने की इच्छा हुई। एनिमे इसीलिए क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अगर भगवान राम को स्क्रीन पर लाना है तो उस भाव को एक्सप्रेशंस में लाना काफी इम्पोर्टेंट है। युगो साको, राम मोहन और ये चीज बस एनिमे से ही अचीव की जा सकती है। मिलाकर बनाई रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। इस एनिमे को बनाते बनाते 10 साल से भी ज्यादा का समय लगा और डैम भाई, 10 साल की मेहनत ने इस पर काम किया। ये भारत और जापान के 50 सालों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस का एक सेलिब्रेशन था। 1992 में पर कभी वो रिलीज ही नहीं हुई, पर जल्दी होने वाली है, कभी हुई नहीं या हो चुकी है। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद और मुंबई के दंगों के बाद सरकार को चिंता थी कि रामायण पर बनी फिल्म फिर से कोई दंगे ना करवाए, तो ये फिल्म अगले 3 सालों के लिए बैन हो गई। ये काफी सैड बात है कि 10 साल की तपस्या के बाद एक इतनी अच्छी फिल्म देश में रिलीज ही नहीं हो पाई। तब लोगों को एनिमे इस शब्द का अर्थ ही पता नहीं था। उन्हें लगता था एनिमे यानी कार्टून, और भगवान राम का कार्टून जैसे बन सकता है। लेकिन एनिमे तो आप मेरे सेक्शन में बताना आपने जो अपनी फर्स्ट एनीमे देखी थी वो कौन सी थी। तो मैंने जो अपनी फर्स्ट एनीमे देखी थी वो काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि ये क्या, कैसे देख ली तूने, वो थी टोक्यो गूल। और ये मेरे एक दोस्त ने रेकमेंड की थी, और तब भाई मैं इंग्लिश में कोई भी कंटेंट नहीं देखता था, पर फिर भी मैंने उसे इंग्लिश में देखा। एनिमे एक आर्ट है, स्टोरी टेलिंग की आर्ट, जिसकी हिस्ट्री 11वीं सेंचुरी तक पीछे जाती है। वो तो है। तब जापान में हॉरिजॉन्टली राइट टू लेफ्ट ओपन होने वाले ऐसे स्क्रॉल्स हुआ करते थे जहां पेंटिंग्स के जरिए स्टोरी बताई जाती थी। इन्हें इमाकेमोनो कहते थे। फिर आए मैजिक लैंटर्न्स, जिनके थ्रू कैरेक्टर्स को स्टेज पर खड़ा किया जाता था। तभी अलग अलग इफेक्ट्स के साथ ऑन द स्पॉट जो फर्स्ट एनीमे है उसका नाम मैं भूल चुका हूँ, वो कुछ समुराई जैसी थी, क्या नाम था उसका, जिन्हें मांगा कहते हैं। आगे जाकर 20th सेंचुरी में इन्हीं मांगा को एनिमेट करके एनिमे यानी जापानीज एनिमेटेड मूवी, हाँ ये वाली जो थी, ये थी फर्स्ट एनीमे, तो काफी ये वाली पॉपुलर हुआ करती थी। लेकिन इंटरनेशनल फेम आया 1960s के एस्ट्रो बॉय और 1980s के इस ड्रैगन बॉल से। आज पूरी एनिमे इंडस्ट्री हर साल 17,000 करोड़ का बिजनेस करती है, जिसका इम्पोर्टेंट तुम ये सोचो ना कि ये तो बस मतलब ऑफिशियल है, एनीमे की जो पायरेसी है वो बहुत ही ज्यादा है, और तुम्हें पता है उससे कितना ज्यादा घाटा होता है एनीमे उसकी इंडस्ट्री को। कोविड ने बदली एनीमे की किस्मत। बात है अर्ली 2020 की, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन डिक्लेयर हो रहे थे। ये पैंडेमिक और लॉकडाउन इतना अनएक्सपेक्टेड था कि हर इंडस्ट्री पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। कुछ नंबर्स देखते हैं। कोविड की वजह से हॉलीवुड की मूवी इंडस्ट्री 80% सीरीज नेटफ्लिक्स वगैरह का वो डिमांड बढ़ गई ना सीरीज की। गिरे। एनिमे इंडस्ट्री भी अफेक्ट तो हुई, लेकिन सिर्फ 3.5%। 3.5% हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म डीमन स्लेयर नाम की एक डीमन स्लेयर, जिसने कुल मिलाकर $500 मिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस किया। इनफैक्ट हम एक स्टेप आगे जाकर कह सकते हैं कि कोविड का एनिमे को फायदा ही हुआ। कैसे? वो तो है, नेटफ्लिक्स की वजह से। पैंडेमिक के समय नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल लाइव एक्शन नेटफ्लिक्स तो काफी ज्यादा बूम हो गया था पैंडेमिक की में। वजह से शूटिंग्स हो नहीं पा रहे थे। एट द सेम टाइम
लोग घर पड़े पड़े बोर हो रहे थे। तो क्या करें, बस सीरीज देख लो भाई। ने एनिमे के लंबे लंबे सीजन्स एक्वायर करना स्टार्ट किया। एट दैट टाइम उन्होंने एक अजीब ट्रेंड नोटिस किया। उन्होंने अमेरिका में 2017 से ही नारुतो दिखाना स्टार्ट किया था, जिसके 5 ओरिजिनल सीजन्स नेटफ्लिक्स यूएसए पर ऑलरेडी अवेलेबल थे। 2020 में नेटफ्लिक्स ने अपनी एनिमे लाइब्रेरी एक्सपांड की। ड्रैगन बॉल और अटैक ऑन टाइटन जैसे शोज उनके पास तो थे ही, सिवाय नेटफ्लिक्स में यार काफी सारी एनिमे आ चुकी हैं इस टाइम पे। एक्वायर करना स्टार्ट किया। और तो और डेथ नोट और वन पीस जैसे पॉपुलर शोज के लाइव एक्शन वर्जन्स भी निकाले। क्रंचीरोल डेथ नोट को छोड़ दो भाई, वन पीस का बढ़िया था। 500 शोज और 3800 आवर्स का कंटेंट अवेलेबल है, जो मानते हैं कि भारत अमेरिका के बाद उनका सबसे बड़ा मार्केट होगा। हर साल एनिमे इंडस्ट्री 9% की रेट से ग्रो हो रही है और 2030 तक ये इंडस्ट्री 53,000 करोड़ की हो जाएगी। 53,000 करोड़ शोज तक खत्म नहीं होती, मर्चेंडाइज भी तो होता है। मर्चेंडाइज, एक्शन फिगरीन्स, मर्चेंडाइज। ये देखो भाई, नारुतो के टी-शर्ट्स, ड्रैगन एरन बॉल येगर पोस्टर्स या हाइक्यू के हुडीज आपके किसी ना किसी दोस्त के पास तो होंगे ही। ये एनिमे रिलेटेड मर्चेंडाइज मार्केट ही 2028 तक अच्छा 20 चलो भाई। करोड़ का होगा। और यहाँ बात सिर्फ भारत की हो रही है। ग्लोबली कॉमिक कॉन जैसे इवेंट्स में लोग अपने हाँ भाई, कॉमिक कॉन बोलते हैं इसे। मैंने पता नहीं क्या बोला था इसे। ग्लोबली ये सेकेंडरी मार्केट 16,000 करोड़ का है और इसका जापान को बहुत फायदा होता है। चैप्टर 3, जापान को फायदा क्यों होता है? हर देश का कोई ना कोई मेन एक्सपोर्ट होता है। जैसे अमेरिका हथियार एक्सपोर्ट करता है, चाइना वायरस एक्सपोर्ट करता जापान भाई लॉली है और पाकिस्तान वेट साइड भी है इसकी। और चीज एक्सपोर्ट हो सकती है और वो है कल्चर। है एचएनई में भी हो सकती है। कोची का में भाई यार, मेरा प्लान था, मैंने ना लकी मैन देखनी थी दोबारा से। डोरेमोन को अपना एनिमे एम्बेसडर बनाया, क्योंकि जापान जानता है कि स्टोरीज हैव पावर। कहानियों के जरिए हम दुनिया को हमारे कल्चर के बारे में सिखा सकते हैं, उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली ना तुम ना एनिमे में ऐसी चीजें बना सकते हो जो कि लाइव एक्शन में बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि लाइव एक्शन में वो चीज तुम अचीव नहीं कर सकते। जो तुम्हारे पास क्रिएटिव फ्रीडम होती है ना एनिमे में, वो तुम्हारे पास कभी भी लाइव एक्शन में नहीं आ सकती है। चाहे तुम्हारे पास जितना भी पैसा हो, वीएफएक्स हो, पर वो लाइव एक्शन में करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और एनिमे के पास वो फ्रीडम है। फॉरेनर्स का नजरिया बदल सकते हैं, हमारे वैल्यूज उन्हें सिखा सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कई सारे एनिमेस जापान के मेन शहर टोक्यो में ही नहीं, अलग अलग शहरों में या फिर अलग अलग गाँव में भी बेस्ड होते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों शिबुया में, जहाँ पे शिबुया इंसिडेंट हुआ था, स्पॉन्सर करते हैं ताकि वो स्टोरीज इस प्रकार से लिखे कि वो उस जगह पर, उस लोकेशन पर बेस्ड एनिमे के। वैसे यार जापान काफी ब्यूटीफुल है। मेरा प्लान है कभी हो गए इस जिंदगी में सक्सेसफुल तो जाएंगे। की ब्यूटी दिखाते हैं, क्योटो का कल्चर दिखाते हैं। माउंट फूजी यार मैंने उसमें देखा था, एक अजय पांडे नाम के यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, जापान में रहते हैं, इंडिया से हैं, पर भाई उनके व्लॉग देखना क्रेजी होते हैं। और टोक्यो का और यार बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कर देना यार। विजन की वजह से ही पॉसिबल होता है। और इस लॉन्ग टर्म विजन से काफी अनलाइकली दोस्त बनते हैं। डिड यू नो, जैसे डिज्नीलैंड होता है और वहाँ पर डिज्नी के अलग अलग कैरेक्टर्स पर बेस्ड थीम राइड्स होते हैं, वैसे ही दुनिया का सबसे पहला ड्रैगन बॉल पार्क बन रहा है। और वो भी कहाँ पर? गेस कीजिए, जापान में नहीं, अमेरिका में नहीं, सऊदी अरेबिया में बन रहा है। सऊदी अरेबिया में? मुझे नहीं पता था। जहां 2017 तक सारी फॉरेन फिल्में बैन थी, वहां एनिमे ने पिछले कुछ ही सालों में इतनी पॉपुलैरिटी गेन की है कि वो आज ड्रैगन बॉल जी थीम पार्क बना रहे हैं। आज तक 7 एनिमे फिल्में ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई हैं, जिनमें से 6 स्टूडियो गिबली ने बनाई है। स्टूडियो गिबली तो भाई एक जीता भी है। पीक लेवल स्टूडियो है। आपकी जापान के बारे में काफी प्योर इमेज बनती है। सच तो यह है कि जापान भी कोई इनोसेंट देश नहीं था। हिस्टोरिकली स्पीकिंग जापान ने कोरिया, चाइना, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया और जब जापान पे बूम हुआ तो फिर सारी चीजें चेंज हो गई। और हम 1000 साल पुरानी बात नहीं कर रहे। इवन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान काफी क्रूअल देश हुआ करता था, लेकिन आर्ट की मदद से जापान अपनी इमेज क्रूअल तो क्या बोले, क्रूअल बोलना ज्यादा हो जाएगा, चीजों से ज्यादा
पॉजिटिव वैसे काफी पावरफुल था जापान, छोटा होने के बावजूद भी। क्रिएटर अकीरा टोरियामी की इस साल मौत हुई तो चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने भी उनकी मेमोरी में अच्छे आर्टिकल्स छापे। बात उसी ग्लोबल टाइम्स की हो रही है जो सिर्फ चाइना के गुणगान गाता है, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का माउथ पीस है और जिसके लिए दुनिया के बाकी सारे देश पापी दरिंदे हैं। वो ग्लोबल टाइम्स उनके एंशिएंट राइवल जापान के एक आइकॉन काफी बढ़िया अपनी वीडियो बनाई है यार इन्होंने, उनके ग्लोबल कंट्रीब्यूशन के लिए। देख के रश आता है, एड्रेनलिन आता है, इमोशन आता है। उसका भाई उसोप स्टोरी लाइन अच्छी ये होती है, जोरो क्रिएटिविटी काफी ज्यादा होती है, कुछ एक डीप मीनिंग दिखाता है। पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म होती है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर मिलिट्री से, वेपन से या फिर किसी लैंड पर कब्जा करके असर्ट होती है, लेकिन सॉफ्ट पावर लोगों के दिलों में घर बनाने से बनती है। आज यही सॉफ्ट पावर की टेक्निक जापान में 4 करोड़ इंटरनेशनल टूरिस्ट हर साल लाती है। एनिमे एक्सपोर्ट। तुम जापान में खुद सोचो ना, जापान में जो लोन का इंटरेस्ट है वो पता कितना है, इंडिया में कितना होगा? होम लोन पे ले लो, कुछ भी ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 होगा। जापान में 0.5 या फिर 0.6। तुम इस बात से अंदाजा लगा लो कि फॉरेन एक्सचेंज के कीमती डॉलर्स देश में लाती है और पूरी दुनिया को देश की वैल्यू दिखाती है। भारत को भी इसी बात से सीखने की जरूरत है। हमें हमारे लोकल इंडस्ट्रीज को ग्लोबल बनाने की जरूरत है। भारत के 2 बड़े प्रॉब्लम्स हैं। एक कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखते हैं, हमें रास्ते में सिर्फ गड्ढे ही दिखते हैं। ये हम रास्ता नहीं दिखता है, गड्ढे भरे भी जा सकते हैं और उसके लिए सॉल्यूशंस भी इन्वेंट हो सकते हैं। हम बस दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियर्स को हमारे IITs में छुपा कर बैठे और राह देख रहे हैं कि कब कोई फॉरेन कंपनी आए और उन्हें अच्छे पैकेज का लालच देकर यहाँ से चुरा कर ले जाए। काफी लंबी वीडियो है वैसे। प्रॉब्लम, हम सिर्फ लोकल मार्केट को कैप्चर करके खुश हैं। हमारे देश का मार्केट ही इतना बड़ा है कि यहाँ की कंपनीज नेशनल कंपनी बनने से बड़ा कोई एम्बिशन रखती ही नहीं। कंपनीज Amazon इंडिया पर अपने प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर इंडिया बेचकर खुश हैं। ज्यादा से ज्यादा नेपाल भेजा, बांग्लादेश भेजा, श्रीलंका भेजा तो बस हो गए इंटरनेशनल। ये एटीट्यूड हमें बदलना ही होगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो सच में आप एनिमे के बहुत बड़े फैन होंगे, शायद आपको एनिमेशन में भी इंटरेस्ट होगा। तो मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ। वीडियो की शुरुआत मैंने उस एनिमे से की जिसने मेरे लाइफ पर काफी बड़ा इम्पैक्ट लाया है। क्या चैलेंज क्या है? काफी कुछ सिखाया है। रामायण, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। लाइक कर दी मैंने वीडियो, तुम भी मेरी वीडियो लाइक कर देना। करना चाहिए था, उसे ही हमने वनवास भेज दिया। उसके क्रिएटर यूगो साको जब गुजर गए तब वो एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो श्री कृष्णा की लाइफ पर बेस्ड थी। कभी कभी लगता है कि हमारे देश पर हमसे ज्यादा बाहर के लोग आकर प्यार बरसा जाते हैं और हम गधे हैं कि हम इस प्यार को समझ ही नहीं पाते। आई होप कि एक दिन ऐसा भी आए जब हम यूगो साको को थैंक यू कह पाएं। उन्होंने रामायण की कहानी को जो जस्टिस दिया, जितना प्यार और जितनी इज्जत दी, उसके लिए हम भी उन्हें पद्मा अवार्ड देकर सम्मानित कर पाएं और आगे जाकर उनके अधूरे काम को पूरा भी कर पाएं। आई होप कि किसी दिन भारत के एनिमेटर्स उनके उस कृष्णा प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएं। हम भी उतने ही टैलेंटेड हो, सिर्फ फैन बनकर हम खुश ना रहे, खुद आर्टिस्ट बन पाए और इस प्रोजेक्ट को बिना किसी बैन के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के देश विदेश में रिलीज भी कर पाए। ये है मेरे देश के सारे एनिमे फैंस को चैलेंज, क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी जनरेशन को उनके काम से हमारे इतिहास से जोड़ा है, बिना किसी प्रोपेगेंडा के, बिना किसी एजेंडा के। मैं यार कमेंट सेक्शन में बताना मुझे इस मूवी के ऊपर रिएक्ट करेंगे। दुनिया को 1% बेहतर बनाए। उस यूगो साको को मेरा सलाम। अगर आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि सब लोग ये जान पाए कि कहानियों में ताकत होती है देश की इमेज सुधारने की, दुश्मनों को दोस्त बनाने की और दुनिया बदलने की। और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। बढ़िया वीडियो थी यार, बढ़िया थी। आप बताना कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन, और तब तक के लिए आपको मिलता हूँ मैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ।